नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष का असर अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी साफ दिखाई देने लगा है। ईंधन की कीमतों में तेज बढ़ोतरी और आर्थिक दबाव के कारण पाकिस्तान सरकार ने खर्च कम करने के लिए कई कड़े फैसले लिए हैं। और आपको बता दें कि लगातार देखने को मिल रहा है कि जो संघर्ष जारी है उसका असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अगुवाई वाली सरकार ने सरकारी स्वामित्व वाले उपक्रमों और सरकार के संरक्षण में चलने वाले स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारियों के वेतन में 5 से 30% तक कटौती की मंजूरी दे दी है। ये फैसला एक व्यापक मितव्ययता अभियान के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य सरकारी खर्च को कम करना और आर्थिक दबाव को नियंत्रित करना है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार ईंधन की कीमतों में उतार चढ़ाव और सरकारी बचत उपायों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में तय किया गया कि सरकारी कर्मचारियों की तरह ही सरकारी कंपनियों और स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारियों के वेतन में भी कटौती लागू की जाए। सरकार ने ईंधन की खपत कम करने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। सरकारी वाहनों के लिए ईंधन आवंटन में 50% की कटौती की जाएगी और इसकी निगरानी तीसरे पक्ष के ऑडिट से की जाएगी। साथ ही अगले 2 महीनों में करीब 60% सरकारी वाहनों को सड़कों से हटाने की योजना है। इसके अलावा नए सरकारी वाहनों की खरीद पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है और अन्य सरकारी खरीद पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा। तो कैबिनेट सदस्यों, मंत्रियों और सलाहकारों के 2 महीनों के वेतन को भी जन कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और तेल की कीमतों में उछाल के बीच पाकिस्तान सरकार इन उपायों के जरिए आर्थिक दबाव को कम करने और जनता को राहत देने की कोशिश कर रही है। वहीं दिल्ली में बढ़ते वैश्विक तनाव के बीच कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई पर बड़ी सीमा तय कर दी गई है। 14 मार्च को जारी आदेश के अनुसार अब शहर में रोजाना वितरित होने वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों को औसत खपत के करीब 20% तक सीमित कर दिया गया है। यह फैसला पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशों के बाद लिया गया, ताकि संकट की स्थिति में जरूरी सेवाओं को ईंधन की कमी का सामना न करना पड़े। दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते सैन्य तनाव, खासकर ईरान और अमेरिका के बीच हालात ऊर्जा आपूर्ति मार्गों पर दबाव बढ़ा रहे हैं। ऐसे में अस्पताल, आपातकालीन संस्थान और अन्य जरूरी सेवाओं के लिए ईंधन उपलब्ध कराना प्राथमिकता माना गया है। सामान्य परिस्थितियों में दिल्ली में प्रतिदिन लगभग 9000 कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की बिक्री होती है। ये 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर होटल, रेस्टोरेंट्स, ढाबों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में इस्तेमाल किए जाते हैं। नई व्यवस्था के तहत अब रोजाना लगभग 1800 सिलेंडर ही वितरित किए जाएंगे, जो औसत खपत का करीब 20% है। सरकार ने बताया कि वितरण पूरी तरह प्राथमिकता आधारित होगा और आवश्यक सेवाओं को पहले एलपीजी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के साथ समन्वय किया जा रहा है। इस बीच मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि वो जल्दबाजी में सिलेंडर बुकिंग न करें और डिजिटल माध्यमों का उपयोग करें। मंत्रालय के अनुसार 2 भारतीय एलपीजी वाहक हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार कर चुके हैं और उनके 16 से 17 मार्च तक मुद्रा पोर्ट और कांदला पोर्ट पहुंचने की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। तो बता दें कि एलपीजी को लेकर जिस तरीके का संकट देखने को मिल रहा है, उसके एवज में ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर वितरण घटकर 20% हो गया है। तो 2 भारतीय एलपीजी जहाज़ों ने हॉर्मुज पार कर लिया है और जल्द ही उनके भारत पहुँचने की उम्मीद है, जिसके बाद आर्थिक संकट और जिस तरीके का ये ऊर्जा संकट देखने को मिल रहा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती हुई नज़र आ सकती है। का तनाव में एलपीजी सप्लाई सीमित कर दी गई है। कमर्शियल सिलेंडर वितरण घटकर 20% कर दिया गया है। वहीं बढ़ती महंगाई और गैस सिलेंडर की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा और केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर नाराजगी जताई। यह प्रदर्शन संजय सिंह के आह्वान पर किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। प्रदर्शन का नेतृत्व जिलाध्यक्ष परशुराम चौधरी ने किया। उन्होंने कहा कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 60 और कमर्शियल सिलेंडर में 120 की बढ़ोतरी से आम जनता और छोटे कारोबारियों की परेशानी बढ़ गई है। पार्टी नेताओं का आरोप है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, जिससे आम लोगों की रसोई का बजट बिगड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कई जगहों पर गैस की किल्लत के कारण लोगों को लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से गैस सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमतें तुरंत वापस लेने की मांग की। साथ ही पेट्रोल, डीजल की कीमतों को
नियंत्रित करने और गरीब व मध्यम वर्ग के लिए गैस पर सब्सिडी बहाल करने की मांग भी उठाई। वहीं मुजफ्फरनगर के शेरनगर इलाके में पारिवारिक विवाद के चलते गोली चलने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन को लेकर चल रहे विवाद में एक युवक ने अपने ही चाचा को गोली मार दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। तो मिली जानकारी के अनुसार आरोपी भतीजे नोमान पर अपने चाचा याकूब को गोली मारने का आरोप है और गोली लगने से घायल याकूब को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में पैसों के लेन देन को लेकर विवाद की बात निकलकर सामने आ रही है। ये मामला नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के शेरनगर का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। पूरा घटना घटा 3-4 महीने पहले से। ये नौवान की जो बहन है ये दिल्ली भी आई थी और वो लड़का में कुछ गड़बड़ी रही क्या रहा, तो उसके कारण जो है लड़की को नहीं भेज रहे थे, छूटा की नौबत आ रही थी। तो उसमें फैसला हुआ था पहले 74 लाख रुपए में, फिर 53 लाख रुपए में फैसला हुआ। तो वो पैसों का लेन देन था। तो आज क्या हुआ? आज तो जो है वो दिल्ली जाने के लिए कल बात कर रहे थे कि कल दिल्ली जाएंगे, तो दिल्ली जाने के लिए फिर प्रोग्राम को मना करने लगे, भाई रोजे हैं कहाँ से जाओगे वहाँ। तो बस वे लड़के जोश में आकर वहाँ से भाग पड़े और उन्होंने जाकर हक करी ना धक करी। हम तो वहीं बैठे रह गए उनके घर ही, और वो जाकर याकूब जो है बाहर रोड पर अपने घर के सामने घूम रहा था, उसको गोली मार दी। याकूब क्या लगता है? याकूब मेरा भाई है, सगा भाई है। लड़की का क्या लगता है? लड़की का तो वो उसके भाई की तो लड़की है, चाचा की तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुलदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है पूरे मामले में, जिस तरीके से पारिवारिक विवाद ने हिंसक झड़प का रूप ले लिया? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा ये सारा मामला जनपद मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत शेरनगर का है, जहां पर देर रात्रि के समय भतीजे नोमान ने अपने ही चाचा याकूब पर गोली मारने का आरोप लगाया गया है। वहीं आपको चलते कि मामला पैसों का लेन देन का बताया जा रहा है कि कुछ समय पूर्व दिल्ली में जो याकूब की भतीजी थी उसकी शादी हुई थी और आपस में ही रिश्ते में इन दोनों की शादी बताई जा रही है, जिसको लेकर छुटाव भी दोनों पक्षों का हो चुका है। और जो मामला था पहले 74 लाख रुपए में मामला निपटा था, फिर उसके बाद 53 लाख रुपए में दोबारा इन दोनों पक्षों का समझौता हुआ था, जिसके चलते देर रात्रि के समय भतीजे नोमान पर चाचा को गोली मारने का आरोप लगा है। वही जिसके चलते जो युवक था उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, यानी चाचा को भर्ती कराया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वही पूरा मामला पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से कुलदीप जी निकलकर ये सामने आ रहा है कि इस पूरे मामले में पैसों के लेन देन को लेकर ही ये विवाद खड़ा हुआ और उसके बाद ये विवाद इतना बढ़ गया कि मामला गोलीबारी तक पहुंच गया। अब ऐसे में प्रथम दृष्टया पुलिस ने जो जांच पड़ताल की है उसमें क्या कुछ साक्ष्य पुलिस को मिल पाए हैं और जो व्यक्ति इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुआ है उसकी क्या स्थिति बताई जा रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा ये पूरा मामला देर रात्रि का है। हालांकि पीड़ित परिवार की तहरीर पर नई मंडी कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और जो घायल व्यक्ति है उसको उपचार के लिए मुजफ्फरनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया था, जहां पर गंभीर हालत के चलते डॉक्टर द्वारा उसको मेरठ हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। अभी भी जो चाचा याकूब है उसकी जो हालत है वह नाजुक बताई जा रही है और वह आईसीयू में भी भर्ती बताया जा रहा है। पुलिस पूरे घटनाक्रम को लेकर हर एक बारीक पहलू पर जांच कर रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे पुलिस बताएगी। और अभी तक जो भतीजा नोमान है वह फरार है। जी चलिए कुलदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पैसों के विवाद में भतीजे ने अपने चाचा को गोली मार दी। गोली लगने से घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई नजर आ रही है। प्रथम दृष्टया ये पूरा मामला पैसों के लेन देन से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। हालांकि पुलिस हर पहलू पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
वहीं ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में विकसित हो रहे विभिन्न इंडस्ट्रियल पार्कों की प्रगति की समीक्षा अपर मुख्य सचिव ने की। यह समीक्षा बैठक मेडिकल डिवाइस पार्क स्थित एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग में आयोजित की गई, जहां अधिकारियों के साथ परियोजनाओं की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई और स्थलीय निरीक्षण भी किया गया। बैठक के दौरान प्राधिकरण के ACEO शैलेंद्र कुमार भाटिया ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से विभिन्न औद्योगिक पार्कों की प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने मेडिकल डिवाइस पार्क, अपैरल पार्क, MSME पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, टॉय पार्क, सेमीकंडक्टर पार्क, डेटा सेंटर पार्क और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर से जुड़े विकास कार्यों की जानकारी दी। अपर मुख्य सचिव ने बैठक के बाद विभिन्न औद्योगिक पार्कों और सेक्टरों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि इस क्षेत्र में निवेश बढ़े और रोजगार के नए अवसर सृजित हो सके। उन्होंने कहा कि सभी परियोजनाओं को तय समय सीमा के अंदर पूरा करना जरूरी है, जिससे क्षेत्र का औद्योगिक विकास और अधिक मजबूत हो सके। वहीं नोएडा पुलिस की साइबर क्राइम टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस कमिश्नर के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए साइबर क्राइम पुलिस ने MNC कंपनियों में नौकरी दिलाने के नाम पर युवकों से ठगी करने वाले एक शातिर साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान सचिन कुमार मंडल के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। आरोपी युवाओं को बड़ी कंपनियों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनसे पैसे ठगता था और मोटी सैलरी का लालच देकर उन्हें अपने जाल में फंसा लेता था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से साइबर ठगी में इस्तेमाल किए जा रहे 2 मोबाइल फ़ोन और 1 कंप्यूटर बरामद कर लिया है। इन उपकरणों के जरिए वो युवाओं से संपर्क कर फर्जी जॉब ऑफर देता था और उनसे पैसे ट्रांसफर करवा लेता था। पुलिस ने आरोपी को नोएडा सेक्टर 1 थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि इस ठगी के गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल हैं। उधर पंडित सुनील भराला ने दरोगा की परीक्षा में पंडित शब्द के इस्तेमाल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनके अनुसार परीक्षा के प्रश्न या विकल्पों में पंडित नाम अंकित करना दुर्भाग्यपूर्ण और असंवेदनशील कृत्य है। तो आपको बता दें कि पंडित शब्द भारतीय परंपरा में ज्ञान, विद्वता और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार के सम्मानजनक शब्द को किसी नकारात्मक या अपमानजनक संदर्भ में प्रस्तुत करना समाज के एक सम्मानित वर्ग की गरिमा से जुड़ा गंभीर मामला उन्होंने बताया। पंडित भराला ने इसे केवल एक शब्द का मामला नहीं बल्कि समाज की प्रतिष्ठा और संवेदनशीलता से संबंधित विषय बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की लापरवाही या दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस संदर्भ में उन्होंने मांग की है कि पूरे प्रकरण की तत्काल निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी परीक्षा में इस तरह की असंवेदनशीलता दोबारा न हो। पंडित भराला का कहना है कि इस कदम से समाज में सम्मान और समानता की भावना बनाए रखने में मदद मिलेगी। इस बयान के बाद शिक्षा और परीक्षा प्रशासन में भी इस विषय को लेकर गंभीर चर्चा होने की संभावना है। उनका आग्रह है कि परीक्षा में भाषा और शब्दों के चयन में संवेदनशीलता बरती जाए और किसी भी वर्ग की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा की परीक्षा संपन्न हो रही है। जिस पेपर में एक प्रश्न आया है जिसमें लिखा गया पंडित और पंडित के नीचे लिखा गया अवसरवाद और ऐसे निकृष्ट शब्दों से नीचे उसको धरा गया है। साथियों, ये स्पष्ट रूप से उजागर हुई है उत्तर प्रदेश में ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की मानसिकता जो सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करके और एक समुदाय के खिलाफ अभद्र टिप्पणी अंकित करना। इससे पता चल रहा है कि निश्चित रूप से ब्राह्मणों के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है और ये ब्राह्मण के ही नहीं, ये पंडित यानी कि पंडित विद्वान सनातनी उनके खिलाफ पूरा षड्यंत्र है इस समय। इसको मैं कड़ी निंदा करता हूं और कहना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि तत्काल संज्ञान लेकर के ऐसे निकृष्ट कर्मचारी अधिकारी जिसने ये प्रश्न और पेपर बनाया है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तो मुजफ्फरनगर में हाल ही में रिलीज हुई फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर पहले से चल रहे विवाद के बीच अब उत्तर प्रदेश की SI भर्ती परीक्षा भी विवादों में घिर गई है और परीक्षा की पहली पाली के दौरान प्रश्न पत्र में एक विवादित प्रश्न सामने आया, जिसमें अफसर के अनुसार बदल जाने वाले के विकल्पों में पंडित शब्द इस्तेमाल किया गया था। तो प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है। इस मामले को लेकर अब अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं और आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर भी
अब प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आने लगी हैं। वहीं विपक्ष ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। हरेंद्र मलिक ने इस प्रश्न के विकल्प को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसी भी जाति या वर्ग को इस तरह प्रस्तुत करना गलत है और इससे समाज में अनावश्यक विवाद पैदा होता है। उनका कहना है कि संविधान के अनुसार देश में सभी नागरिक बराबर हैं और किसी भी जाति या समुदाय का अपमान करना उचित नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये गलती अधिकारियों की ओर से हुई है तो जिम्मेदार अधिकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं ताकि समाज में सद्भाव बना रहे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, या जानतावश किसी ने किया हो या जानबूझ करके किया। देखिए, सरकार की मानसिकता ऐसी होगी कि लोगों को कभी धर्म के नाम पर कभी जाति के नाम पर उकसाने का, लड़ाने का काम करते हैं। ऐसा ही अधिकारियों ने कर दिया। वो शायद ये भूल गए कि हिंदुस्तान का राज जो है संविधान के अनुसार चलता है और संविधान में सब व्यक्ति बराबर है, हर नागरिक को बराबर का दर्जा है। और जहां तक पंडित की बात है, पंडित को अवसरवादी के श्रेणी में रखना सभी सनातनियों का, सभी पढ़े लिखे लोगों का अपमान है। पंडित की जरूरत तो जन्म से लेकर के अंतिम संस्कार तक पंडित की जरूरत पड़ती है। और पंडित जहां ब्राह्मण को कहा जाता है, वहीं साथ साथ विद्वान व्यक्ति को विद्वता का एक परिचायक है और विद्वान को, सर्वज्ञाता को पंडित कहते हैं। जो इन्होंने किया है ये निश्चित रूप से निंदनीय। मैं इसकी निंदा करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल एक अधिकारी को चिन्हित करे। अगर सरकार की मंशा के प्रतिकूल हुआ तो अधिकारी को जो जिम्मेदार है उसको चिन्हित करके उसे सजा दी जाए, और इन्होंने किया तो इन्हें माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली एनसीआर में रविवार सुबह मौसम ने अचानक से करवट ले ली। तड़के हुई तेज बारिश और हवाओं ने लोगों को गर्मी से बड़ी राहत दी है। नोएडा और दिल्ली के कई इलाकों में गरज के साथ झमाझम बारिश हुई, जिससे रविवार की सुबह बेहद सुहानी हो गई। बारिश से भीगी सड़कों का ये नज़ारा नोएडा का है, जहां सुबह से ही आसमान में बादलों का डेरा जमा लिया था। तेज हवाओं और गरज के साथ हुई बारिश के बाद मौसम पूरी तरह बदल गया। इसके बाद भी रुक रुक कर बारिश होती रही, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और पिछले कई दिनों से बढ़ रही गर्मी पर ब्रेक लग गया। सुबह हुई तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। भारतीय मौसम विभाग ने पहले ही दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं और बारिश की संभावना जताई थी, जो आज सही साबित हुई। बारिश के बाद लोगों के चेहरे खिल उठे और छुट्टी के दिन लोग सुहाने मौसम का आनंद लेते नजर आए। वहीं दिल्ली के बवाना इलाके में 8 मार्च 2026 को हुई हत्या के मामले में फरार आरोपी निखिल को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। निखिल खुर्द इलाके का निवासी है और इस मामले में काफ़ी समय से फरार था। तो उस दिन बवाना थाना पुलिस को पीसीआर कॉल मिली कि सुल्तानपुर डबास रोड के पास राजवाटिका में एक युवक को गोली मारी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस को घायल युवक स्कूटी के पास पड़ा मिला। घायल की पहचान भूपेंद्र खुर्द निवासी के रूप में हुई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस पर बवाना थाने में हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने खुफिया जानकारी और तकनीकी सर्विलांस के आधार पर आरोपी निखिल का पता लगाया। क्राइम ब्रांच की टीम ने रोहिणी सेक्टर 34 में दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ में निखिल ने बताया कि उसने साथी देवराज, सुमित और एक नाबालिग के साथ मिलकर भूपेंद्र की हत्या की। निखिल के अनुसार देवराज की भूपेंद्र से पहले से दुश्मनी थी और इसी रंजिश के कारण ये वारदात हुई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक एक नाबालिग पहले ही पकड़ा जा चुका है, जबकि देवराज और सुमित अभी भी फरार हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। क्राइम ब्रांच ने कहा कि जल्द ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले की जांच जारी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।